हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू का भरोसा। कुमुद जब हाथ में शॉपिंग बैग लिए घर में दाखिल हुई तो उसकी सास प्रतिभा देवी और ननद सारिका अपने कमरे में बातें कर रही थी। बाहर से आते हुए भी कुमुद के चेहरे पर थकान से ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि आज उसने अपने माता पिता की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीदे थे। उसने अपने पति मनोज से कहा, मनोज आप कमरे में चलो, मैं मम्मी जी और दीदी को ये सामान दिखाकर अभी आती हूँ। इतना कहते ही जैसे ही कुमुद आगे बढ़ी, मनोज ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर सख्ती थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, चुपचाप जाकर अलमारी में रख दो, किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनोज की यह बात सुनकर कुमुद सन्न रह गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और तुरंत बोली, क्यों मनोज, ज़रूरत क्यों नहीं है। मम्मी जी को क्या लगेगा कि मैं उनसे छुपा छुपा कर सामान लाती हूँ। सबको पता है कि मैं शॉपिंग पर गई थी मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लाने, फिर दिखाने में आखिर हर्ज क्या है। मनोज की आंखें और सख्त हो गईं। उसने गुस्से में आंख निकालती हुई धीमी लेकिन चुभती आवाज़ में कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस बात खत्म। चुपचाप जाकर रख क्यों नहीं देती। हर बात पर सवाल करना ज़रूरी है क्या। अब कुमुद का सब्र टूटने लगा। उसकी आवाज़ में तल्खी आ गई। उसने कहा, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा मनोज, लेकिन मुझे तो सुनना पड़ेगा ना। कल को यही कहा जाएगा कि बहू चुपचाप शॉपिंग करती है, कुछ दिखाती नहीं है। आप मना कर रहे हो, लेकिन बदनामी तो मेरे हिस्से आएगी। मनोज ने लाकर अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, जब कोई खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर तुला हो तो दूसरा क्या कर सकता है। या कहकर वह बिना पीछे देखे कमरे में चला गया। कुमुद का मन भारी हो गया, लेकिन फिर वह कमरे में चली गई। उसे देखते ही प्रतिभा देवी और सारिका दोनों ने कहा, अरे भाभी, शॉपिंग से आ गई, चलो दिखाओ तो सही क्या क्या लेकर आई हो। कुमुद ने बिना देर किए अपनी माँ के लिए खरीदी हुई साड़ी और अपने पापा के लिए लाई हुई शर्ट पैंट बैग से निकालकर सामने रख दी। पहले दोनों ने एक एक करके सामान हाथ में लिया। साड़ी को देखते हुए प्रतिभा देवी ने तानेदार आवाज़ में कहा, बहू, साड़ी तो तुम्हारे पास भी होंगी, उन्हीं में से कोई एक दे देती। यूँ बेवजह इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। कुमुद ने सब्र के साथ जवाब दिया, मम्मी जी, मेरे पास जो साड़ियाँ हैं वो सब मायके से आई हैं। एक एक साड़ी मेरी मम्मी की नज़र में है, मैं उनमें से कोई नहीं दे सकती थी, इसलिए नई साड़ी खरीद कर लाई हूँ। तभी सारिका ने शर्ट उठाई और हल्की मुस्कान के साथ तंज कसते हुए बोली, और ये शर्ट, कम से कम शर्ट तो मत खरीदती भाभी। आपकी शादी में इतने गिफ्ट आए थे, उन्हीं में से कोई आपके पापा के लिए भी निकल आता। अब ये शर्ट 2000 से कम की तो होगी नहीं। कुमुद ने कहा, सारिका, मैंने ये शर्ट इसलिए खरीदी है, मुझे लगा उन्हें सच में ज़रूरत है, इसलिए ये शर्ट लाई हूँ। प्रतिभा देवी ने बात को वहीं रोकते हुए कहा, चल बहू, अब रहने दे, एनिवर्सरी की बात है, अब जाओ चाय बना ले। कुमुद हल्के मन से वहाँ से उठकर बाहर आ गई। उसके चेहरे पर शांति थी। कुमुद कमरे में आते ही मनोज की ओर मुड़ी और हल्के से शिकायत के लहजे में बोली, आप तो बेकार ही बातें बना रहे थे मनोज। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप अपनी मम्मी और बहन के बारे में इतना गलत कैसे सोच लेते हो। हाँ, मम्मी जी ने इतना ज़रूर कहा कि साड़ी अपने पास से दे देती, लेकिन जैसे ही मैंने बता दिया कि सारी साड़ियाँ मायके से आई हैं और हर एक पर मेरी मम्मी की नज़र है, उसके बाद उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आप ही बेवजह नाराज़ हो रहे थे। मम्मी जी ने तो साफ कह दिया कि एनिवर्सरी की बात है। इतना कहते हुए कुमुद ने सारा सामान अलमारी में सलीके से रख दिया। उधर मनोज उसके पीछे खड़ा हल्के से मुस्कुरा रहा था। कुमुद ने जब उसकी मुस्कान देखी तो चौंक कर बोली, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। मनोज ने गहरी नज़र से उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए। कुमुद ने बिना सोचे कहा, 1 महीना हो गया है। लेकिन ये सवाल क्यों। मनोज ने कहा, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी माँ और बहन के साथ सिर्फ 1 महीना बिताया है और मैंने पूरे 30 साल। उन्हें मुझसे बेहतर तुम नहीं जान सकती। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों रोका था। कुमुद ने मुँह बनाते हुए थोड़ा चिढ़कर कहा, जो भी हो, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। छोटा मोटा तो हर घर में चलता रहता है। यह कहकर वह अलमारी बंद कर रसोई में चाय बनाने चली गई। आज शॉपिंग करके कुमुद खुश थी। चाय बनाते हुए उसके मन में बस यही ख्याल घूम रहे थे कि उसने अपने माता पिता के लिए कितने प्यार से गिफ्ट खरीदे हैं। सोच रही थी कि जिस दिन पापा नई शर्ट पहनेंगे, उनकी मुस्कान देखकर उसे कितनी तसल्ली मिलेगी। मम्मी को जयपुरी बांधनी साड़ी का कितना शौक था, लेकिन उन्होंने हमेशा बच्चों के लिए सोचा, अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया। अब जब वे यह साड़ी दिखेंगी तो उनका मन कितनी खुशी से खिल उठेगा। इन्हीं ख्यालों में वह खोई हुई थी। उसी वक्त कमरे में प्रतिभा देवी पहुंची और मनोज से धीमी आवाज़ में बोली, वो तो दूसरे घर की है, लेकिन तू तो मेरे घर का है। शर्ट और साड़ी खरीदते वक्त उसे समझा नहीं सकता था। अरे, एक नई बेडशीट रखी थी, वहीं दे देता। अलग अलग गिफ्ट खरीदने की क्या ज़रूरत थी। मनोज सामने बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वही हो रहा था जिसकी उसे आशंका थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी, मैं कुमुद को बुला देता हूँ, आप उससे ही कह दो। प्रतिभा देवी ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, अब उसे कहने की क्या ज़रूरत है, अब घर में आ ही गया है तो ठीक है।
मगर आगे से ध्यान रखना, बहू को इतना खर्चा मत करने देना, और वैसे भी इसके माता पिता को भी बेटी का लाया सामान नहीं रखना चाहिए, भला बेटी का लाया हुआ कौन लेता है। यह कहकर प्रतिभा देवी वहाँ से चली गईं। उधर मनोज बैठा सोचता रहा कि यह बात अब कहाँ तक जाएगी। अगले दिन जब कुमुद मनोज के साथ मायके जाने की तैयारी करने लगी तो उसने अलमारी में रखी शर्ट ढूंढनी शुरू की। उसने पूरी अलमारी छान मारी मगर शर्ट नहीं मिली। घबरा कर उसने मनोज से कहा, मनोज शर्ट तो यहीं रखी थी, फिर अचानक कहाँ चली गई। मनोज ने कहा, मुझसे क्या पूछ रही हो कुमुद, मैंने तो शर्ट देखी ही नहीं। जैसे ही प्रतिभा देवी को शर्ट के गायब होने की खबर मिली घर में हंगामा मच गया। वे ऊंची आवाज में बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि शर्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहू तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई। 2000 की शर्ट थी और तुमने चुटकी बजाते ही गवा दी। कुमुद अलमारी से एक एक सामान निकालकर बाहर रखते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने शर्ट अलमारी में ही रखी थी। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक गायब कैसे हो गई। घर में भला कहाँ जाएगी। तभी सारिका ने तीखे लहजे में कहा, भाभी वहीं तो, घर में से सामान भला कहाँ गायब होता है। सुबह से शाम हो गई मगर शर्ट नहीं मिली। तब प्रतिभा देवी ने सख्त लहजे में कहा, बहू अब शर्ट तो मिल नहीं रही। एक काम करो, स्टोर रूम में तुम्हारी शादी में आई एक बेडशीट रखी है, रंग भी अच्छा है, महंगी भी है, अब एनिवर्सरी में वहीं दे दो। कुमुद का दिमाग भरनाया हुआ था। वह लगातार यही सोच रही थी कि जब शर्ट अलमारी में रखी थी तो आखिर गई कहाँ। उसने भारी आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मैंने कितने मन से वो शर्ट खरीदी थी। सोच रही थी कि पापा देखेंगे तो कितने खुश होंगे। मनोज ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन शर्ट नहीं मिली। समय निकलता जा रहा था। शाम हुई तो आखिरकार कुमुद को मन मारकर वहीं बेडशीट पैक करनी पड़ी। उदास कुमुद मायके की ओर जा रही थी और मनोज बार बार चुपचाप उसका चेहरा देख रहा था। कुमुद बुझे मन से अपने मायके की पार्टी अटेंड कर आई थी, लेकिन जो खुशी उसे पहले शॉपिंग और गिफ्ट देने में महसूस हो रही थी वह अब कहीं खो गई थी। घर में प्रवेश करते ही प्रतिभा देवी ने कुमुद की ओर तीखी निगाह से देखा। देखो बहू, चल गया ना बेडशीट से काम। तुम तो बेकार में शर्ट और साड़ी पर पैसा खर्च करके आ गई। ऐसे ही हर बार उधम मचाते रहोगी तो घर का खर्चा बढ़ता ही जाएगा। सारिका ने भी कुमुद को तिरछी नज़रों से देखते हुए जोड़ दिया, हाँ भाभी, ज़्यादातर तो एनिवर्सरी में लोग बेडशीट जैसी चीज़ ही दिया करते हैं। अलग अलग गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी। अब शर्ट मिल गई तो क्या करोगी, खाली खर्चा ही हुआ। कुमुद का गुस्सा ऊपर आने लगा। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, जब ज़रूरत के समय नहीं मिली तो अब मिलने का क्या फ़ायदा। सारिका, जो हमेशा अपने तड़क भड़क वाले अंदाज में बात करती थी, तुरंत बोली, तो फिर भाभी वह शर्ट मुझे दे दो। मनोज ने अपनी माँ और बहन की ओर तिरछी पर गंभीर नज़रों से देखकर कहा, सारिका, यह जेंट्स की शर्ट है, तू पहनकर क्या करेगी। प्रतिभा देवी ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, अरे जेंट्स है तो जेंट्स को ही देंगे। सारिका के लिए लड़का देख रही हैं, होने वाले दामाद को गिफ्ट कर देंगे। कुमुद को यह सुनकर सन्नाटा सा छा गया। उसके मन में असमंजस की लहर दौड़ गई। उसने गंभीर सुर में कहा, मम्मी जी, जो चीज़ मिल ही नहीं रही है आप उसको दूसरों को कैसे दे देंगी। यह मेरे समझ में नहीं आता। मैं खुद को देखती हूँ कि यह घर में कहाँ गई। प्रतिभा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू यह तो तेरी लापरवाही है कि जो नहीं मिल रही। जब मिलेगी तब देख लेंगे। क्यों, तुझे कोई तकलीफ है। ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें भूलकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। कुमुद का मन भारी हो गया तो उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, मैंने कितनी मेहनत से और कितने प्यार से ये सब गिफ्ट चुने थे। और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। प्रतिभा देवी कमरे में आकर धीरे से कुमुद के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू रोना मत, दुख को अंदर मत रखो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। ऐसे ही प्यार से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलो अब दूध गर्म करके दो, मुझे नींद आ रही है। कुमुद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी सासू माँ से ऐसे लिपट गई जैसे वह अपनी माँ हो। थोड़ी देर बाद उसने दर्द और उदासी को थोड़ी देर के लिए भुलाया। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। वह रसोई की ओर बढ़ गई और चाय बनाने लगी। एक हफ्ता इसी तरह कट गया। रविवार आया और सुबह सुबह प्रतिभा देवी कुछ तस्वीरें लेकर बैठी थीं। जैसे ही मनोज उठा, प्रतिभा देवी ने तुरंत उसे तस्वीर दिखाते हुए कहा, बेटा, अब इनमें से एक लड़का पसंद करना है। सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, देख लेना कि कौन सा अच्छा रहेगा। सारिका ने तुरंत एक तस्वीर लेकर कहा, मम्मी, मुझे यह वाला ठीक लग रहा है। देखो इसका रंग कितना गोरा है, बाल कितने अच्छे हैं, हाइट भी अच्छी है। कुमुद रसोई से चाय लेकर आई और तस्वीरों को देखने लगी तो प्रतिभा देवी ने तस्वीर छीनकर कहा, बहू यह तेरा काम नहीं है, आज कचौड़ियाँ बना लो। इस मौसम में कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। कुमुद को यह अजीब लगा। वह चुपचाप रसोई में चली गई। काफ़ी देर तस्वीरों पर विचार करने के बाद एक लड़के का चुनाव कर लिया गया और दोपहर में प्रतिभा देवी ने उसके घर फ़ोन करके आने का समय तय किया।
सुबह सुबह ही उन्होंने अपने बेटे मनोज से कहा, बेटा यह बातें केवल औपचारिकता हैं, शादी के लिए वह लोग भी तैयार हैं, अब हमें तैयारी और समय का ध्यान रखना है, जल्दी ही सगाई हो जाएगी। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? मनोज ने गंभीर सुर में कहा, हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आज उन लोगों से मिलकर सब फिक्स कर देंगे कि कब क्या करना है। कुमुद चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके भीतर हल्का दुख और चुभन थी कि घर में ननद की शादी की तैयारियां हो रही हैं और उसकी राय किसी ने नहीं पूछी। उसने धीरे से मनोज से कहा, आपको नहीं लगता कि मुझसे भी इस बारे में कुछ पूछना चाहिए था? मेरी राय का भी कोई महत्व नहीं है क्या? मनोज ने उसे शांति से देखते हुए कहा, कुमुद ऐसा नहीं है। कुमुद को सब कुछ अजीब और चुभता लग रहा था। वह रसोई में चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके मन में सवालों की लहरें उठ रही थी। उसकी इकलौती ननद का रिश्ता तय हो रहा है और उसे कोई शामिल नहीं कर रहा। और फिर सारिका की सगाई का दिन आ गया। ज्यों ही सारिका सगाई के लिए तैयार होकर बाहर आई, कुमुद के होश उड़ गए। उसकी नज़र उसी साड़ी पर पड़ी जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदी थी और उसके भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उठ गया। उसने देखा कि थाल में वही शर्ट रखी है जो उसने अपने पापा के लिए खरीदी थी। प्रतिभा जी ने गर्व के साथ शर्ट लड़के के हाथ में दी तो कुमुद का मन भीतर से झकझोर गया। कुमुद ने मनोज की ओर देखा। मनोज ने हल्की मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। वह जानता था कि कुमुद के दिल में क्या चल रहा है। कुमुद के दिमाग में सब चीज़ें क्लियर हो गईं। उसने याद किया कि मनोज ने उसे शॉपिंग के समय क्यों रोका था। लड़के वालों के जाने के बाद कुमुद का गुस्सा और सवाल दोनों चरम पर थे। सबके अंदर आते ही उसने गहरी सांस ली और प्रतिभा जी और सारिका के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी, जिसका कारण प्रतिभा जी भी जानती थी। कुमुद ने जोरदार आवाज़ में कहा, मम्मी जी, सारिका, आप दोनों मुझे जवाब दीजिए। यह शर्ट और यह साड़ी मेरी अलमारी में रखी हुई थी। मैंने अपनी मेहनत और प्यार से इन्हें खरीदा था। अब बताइए, यह दोनों चीज़ें आपके पास कैसे आईं? कि आपने मेरी चीज़ें चोरी की हैं? प्रतिभा जी का चेहरा कुछ पल के लिए सन्न रह गया और सारिका को भी लग गया कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। लेकिन प्रतिभा जी ने कहा, अरे यह वह शर्ट नहीं है। तो कुमुद ने बिना रुके आगे कहा, मैं उस शर्ट को भूल नहीं सकती और यह साड़ी वही साड़ी जो मैंने अपनी मम्मी के लिए खरीदी थी। उसे आप ननद के लिए तैयार करवा रही थी। अब मुझे बताइए, क्या यह चोरी नहीं है? सारिका ने जल्दी में कहा, भाभी ऐसा नहीं है, बस मम्मी ने सोचा उस दिन आप घर चली गईं तो हम भी ढूंढ रहे थे, फिर शर्ट हमको मिल गई थी। कुमुद ने उसे बीच में काटते हुए चिल्लाकर कहा, चुप रहो, अब बहाने नहीं चलेंगे। चालाकी मुझसे छुपी नहीं रह सकती। आप दोनों ने मेरी चीज़ें बिना पूछे अपने काम में लगा दी ताकि मुझे गुस्सा आए और मैं कुछ ना कर सकूं कि आप अब कुछ कहने की हिम्मत कर सकती हैं। अब तो प्रतिभा जी ने भी अपने मन को खोल कर रख दिया। बहू, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। साड़ी और शर्ट तेरी इकलौती ननद के काम में ही लगी है। कुमुद ने भी सख्त लहजे में कहा कि मगर चोरी से जिन चीज़ों को मैं इतने मन से अपनी मम्मी पापा के लिए लाई थी उनको अपने चोरी कर लिया। उस दिन मनोज ने आपको सामान दिखाने से मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मनोज ने मना क्यों किया था। प्रतिभा जी अकड़ कर बोली, हाँ तो अपने मायके में इतने महंगे गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है? मेरे बेटी की कमाई अपने मायके पर लुटा रही थी तो फिर मैं कैसे जाने देती? कुमुद प्रतिभा जी का यह अंदाज देखकर दंग रह गई। जो सासू माँ उस दिन प्यार से सिर पर हाथ फेर रही थी, आज उसने अपना असली रंग दिखाया जिसको वह माँ समझ रही थी। फिर तो कुमुद गुस्से में फट पड़ी। आप लोगों ने यह सब जानबूझकर किया। और सासू माँ, उस दिन आप तो कितने प्यार से मेरी माँ बनकर मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। और आज मुझे यह जानकर कितना बड़ा झटका लगा है कि मेरे सामान को चुराने वाली चोर आप हैं। मुझे पहले पता होता कि इस घर में चोर रहते हैं तो मैं इस घर में कभी रहती ही नहीं। आज के बाद मैं आप पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। आपकी मीठी बातें मेरे लिए जहर का काम करेंगी। आज एहसास हो रहा है कि मुझे मनोज पर भरोसा करना चाहिए था, उसकी बात माननी चाहिए थी। अगर आपको अपने बेटे की कमाई खर्च करने का दुख हो रहा था तो एक बात सुन लीजिए, शादी के समय जिम्मेदारियाँ केवल बहू को नहीं, उस दामाद को भी दी जाती हैं जिसको किसी के परिवार की बेटी सौंप दी जाती है। किसी और की बेटी को लाकर अपने घर में काम करवाने से पहले यह भी सोच लेना कि उस परिवार के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और भगवान ना करे कि आपकी बेटी के साथ वही हो जो आपने मेरे साथ किया, तो समझ लेना कि भगवान आपसे बदला ले रहा है। आइंदा मेरे सामान को किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सीधे जाकर आपकी अलमारी की तलाशी ले लूँगी। जिस बेटे की कमाई पर इतना अकड़ रही हो वह मेरा पति भी है। इतना कहकर कुमुद कमरे में चली गई और मनोज भी अपनी माँ और बहन को देखते हुए कमरे में चला गया। जाकर उसने कुमुद को गले से लगाकर कहा कि मैंने तुमसे उसी दिन मना किया था, क्योंकि मुझे पता था कि माँ को तुम्हारा अपने परिवार को गिफ्ट देना पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्या करता, अपनी माँ के बारे में कह भी तो नहीं सकता था। अब तुमने सच्चाई अपनी आंखों से देख ली है तो अब ऐसी बातों से दूर रहना। उधर प्रतिभा और सारिका को समझ में आ गया था कि अब कोई चोरी छुपने वाली नहीं है और अगर उन्होंने कुमुद पर ऐसा कोई दबाव बनाया तो कुमुद भी सहन नहीं करेगी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।